हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मेरे को लगता है कि आप बहुत अच्छे होंगे, घरों के अंदर सुरक्षित होंगे और मेरी वीडियो रोज लाइव देख रहे होंगे और अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं भी पूरी कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और आपकी भी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि किसी भी कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। कौन सा चैप्टर चल रहा है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये चैप्टर चल रहा है। अब इसके अंदर देखा जाए तो हमारे पास हमारा टॉपिक भी चल रहा था, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स चल रहा था। ठीक है, अब क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स के अंदर हमने डायमंड के बारे में डिस्कस कर दिया था। अब जो नेक्स्ट क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स है वो कौन सा है बेटा? ग्रेफाइट है। ठीक है, अब ग्रेफाइट है क्या? नाम सुना सुना सा लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको नाम याद आ रहा होगा कि ग्रेफाइट कहाँ पे यूज होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो ग्रेफाइट होता है हमारे पास पेंसिल के अंदर यूज होता है। ठीक है, जिस पेंसिल से हम लिखते हैं वो क्या होती है हमारे पास, उसकी रोड के अंदर क्या होता है बेटा? ग्रेफाइट होता है। फिर आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, ये जो कार्बन है ये तो ब्लैक कलर का है, डायमंड के अंदर कार्बन जो था वो तो ट्रांसपेरेंट था। डायमंड भी किससे मिलकर बना है? कार्बन से मिलकर बना है, लेकिन डायमंड जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है। और अगर ये देखा जाए तो ये ब्लैक कलर का है, ऐसा क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? तो मैंने ये भी आपको बताया था कि इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि अंडर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, क्या अंडर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से हमारे पास ये जो डायमंड है उसका जो प्रॉपर्टीज था वो ट्रांसपेरेंट दिखने लग गया, लेकिन जो ग्रेफाइट था उसका प्रॉपर्टीज ऐसा नहीं दिखा, वो ब्लैक कलर ही शो करेगा। ओके, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज चलते हैं ग्रेफाइट के ऊपर। तो ग्रेफाइट के बारे में जानते हैं, ग्रेफाइट है क्या। तो सबसे पहले देखो ग्रेफाइट के बारे में देखें तो बिल्कुल सिंपली वे में कहें तो ग्रेफाइट जो है हमारे पास, ये देखो लिख रखा है, ग्रेफाइट इज मेड फ्रॉम दी वर्ड ऑफ ग्रेफो। अब ये जो ग्रेफो वर्ड है ये है क्या? ग्रेफाइट जो मिलकर बना है इस ग्रेफो वर्ड से मिलकर बना है। अब ये जो ग्रेफो वर्ड है वो लैटिन वर्ड होगा या ग्रीक वर्ड होगा, ठीक है, जिसका एक्चुअल में मीनिंग होता है राइटिंग करना, लिखना। ओके, अब इसका वर्ड ये कहां से लिया गया? क्योंकि हम जो राइटिंग करते हैं पेंसिल, ठीक है, उसके अंदर क्या कंटेन होता है बेटा? ग्रेफाइट कंटेन होता है, इसलिए हमने ग्रेफो की हेल्प से इसको क्या बना दिया बेटा? ग्रेफाइट बना दिया। तो आपको पता लग गया कि जो हमारे पास ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है बेटा? किस वर्ड से मिलकर बना है? ग्रेफो वर्ड से मिलकर बना है। और ग्रेफाइट का अगर यूज देखा जाए तो बेसिकली डेली लाइफ के अंदर हम पेंसिल के अंदर यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कि ये जो ग्रेफाइट है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ओके, तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है वो कैसा है उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है, तो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है हमारे पास वो है क्या? देखो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बनता है। ठीक है, ये अपर लेयर हो गया और ये क्या हो गया? दूसरा लेयर। ठीक है, इसके नीचे फिर थर्ड लेयर आएगा, इसके नीचे फोर्थ लेयर, ऐसे लेयर आते जाएंगे। तो आपकी बुक के अंदर 3 लेयर तक दे रखा है, तो मैंने कितने लेयर तक बनाया है? 2 लेयर तक। ये अपर लेयर है और ये सेकंड लेयर है। ठीक है, 2 लेयर ही मैंने यहाँ पे डिनोट किए हैं। अब देखो हमारे पास ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप से होता है बेटा। ओके, अब ये बनता कैसे है, इसको बनाने का तरीका क्या है इस ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को? तो यहाँ पे देख लो, इसको बनाने का तरीका ये है, आपने हेक्सागोनल बनाना है। ये होता है हमारे पास हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ओके, इसको क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं? 1 2 3 4 5 6, और 6 वाले को क्या बोलते हैं हमेशा नेमिंग के अंदर? हेक्सागोनल। ठीक है, तो ये क्या होता है? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। अब इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर से हमें क्या करना है? आगे ड्रॉ करना है। देखो ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाते रहना है। ठीक है, तो नीचे ऐसे बनाते रहोगे आप बार बार। तो देखो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना दिया, इससे काफी सारे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने हैं। तो देखो यहाँ पे बेसिकली बिल्कुल सिंपल है, ये देखो मैंने ड्रॉ कर रहा हूं नीचे।
ओके। ये नीचे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये नीचे मैं ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये अपर साइड वाला ऐसे बना दिया, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत? ऐसे बनाया मैंने, बिल्कुल सिंपल। ये सभी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को मिलाकर ही हमारे पास बने हैं। ओके, नीचे वाला देखो, नीचे वाला बिल्कुल सिंपल बनाया है। नीचे वाले में है क्या? ये जो नीचे वाला बनाया है वो तो आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल ऐसे बनाया है। ये देखो, ये लो, ये हमारा नीचे वाला ड्रॉ हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नीचे वाला ऐसे ड्रॉ कर दिया हमने, ये लो, बस बिल्कुल सिंपल। तो आपको इसकी हेल्प से आपको ये पता लग गया कि ये जो मैंने ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है वो कैसे किया है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ऊपर भी और नीचे भी ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये अपर लेयर होती है और ये सेकंड लेयर होती है। अब इनके अंदर हमारे पास क्या करना है, सभी जगह पे ऐसे फिल कर देना है, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या किया इसने, ये देखो, इस लास्ट लेयर जो है, लास्ट लेयर जो है इसके साथ ऐसे अटैच कर दिया। ओके, ये देखो इसकी लेयर इस सेकंड वाले के साथ अटैच कर दी। थर्ड वाले की लेयर थर्ड वाले के साथ क्या कर दी, अटैच कर दी। फर्स्ट वाले की फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड वाले की सेकंड वाले के साथ और थर्ड वाले की थर्ड वाले के साथ अटैच। और इधर भी वैसा ही है, थर्ड वाले की थर्ड वाले के साथ, सेकंड वाले की सेकंड वाले के साथ, फर्स्ट वाले की फर्स्ट वाले के साथ। इधर भी ऐसा ही है, ऐसे अटैच किया हुआ है, साथ में उसको कनेक्ट करके दिखा रखा है। ओके, कि एक दूसरे से कनेक्टेड है ये लेयर। ओके, तो आपको ये ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा लगा? बिल्कुल सिंपल है बेटा, डायमंड से तो बिल्कुल सिंपल है और बिल्कुल इजी बन जाता है। अब इसके अंदर ये देखो कि एक ये हमारे पास कार्बन एटम है और एक ये कार्बन एटम है। इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल का डिस्टेंस है, इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल का डिस्टेंस है वो कितना है? 340 पिकोमीटर है। और पिकोमीटर, सुनो पिकोमीटर क्या होता है? पिकोमीटर बहुत ही छोटी क्वांटिटी होती है मीटर की। एक जो पिकोमीटर होता है वो किसके बराबर होता है? 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। ओके, एक पिकोमीटर जो होता है 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। तो इसका मीनिंग इसके बीच में और इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल डिस्टेंस है वो कितनी है? 340 पिकोमीटर है। और इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है? 141.5 पिकोमीटर है। तो इसका जो हमें एनास्ट्रोंग या पिकोमीटर के अंदर इनकी जो बॉन्ड के बीच का एंगल जो होता है, आपको पता होना चाहिए, कार्बन कार्बन जो होता है एटम, ठीक है, उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है, सभी एलोट्रोप्स के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है देखो ये रहा इतना, और इस वाले के बीच का ये रहा इतना। तो ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। अब इसको अपने माइंड में बिठा लीजिए, इसके बेस पे हम इसकी आगे कैरेक्टरिस्टिक्स डन करेंगे। नेक्स्ट हम बेटा जानते हैं कि ग्रेफाइट एक्चुअल में है क्या। स्ट्रक्चर हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब देखिए इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि ग्रेफाइट है क्या। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास वो है क्या? इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम फॉर्म्स ए हेक्सागोनल रिंग बाय बॉन्डिंग इन ए प्लेन विद वन अनदर एंड 3 कार्बन एटम्स। देखो यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास क्या है, ग्रेफाइट में देखा था आपने कि हर एक कार्बन एटम क्या करता है बेटा, फॉर्म्स करता है, एक हेक्सागोनल रिंग बनाता है, ठीक है। तो हेक्सागोनल रिंग हमारे पास बन रही है, ये क्या हो रही है, ये हमारे पास क्या था, हेक्सागोनल रिंग ही थी हमारे पास, ठीक है। तो हर एक कार्बन एटम जो है वो एक हेक्सागोनल रिंग बनाता है जब वो किसी अदर एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब वो जो बॉन्ड बनाता है किसी अदर 3 कार्बन एटम के साथ वो बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तब वो क्या करता है बेटा, एक हेक्सागोनल रिंग बनाता है। ओके, ये हो गया हमारे पास। फिर दूसरा हमारे पास इसके अंदर क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ये जो हेक्सागोनल रिंग है हमारे पास वो आगे ऐसे अटैच होती रहती है, ठीक है, ये हमने स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ रखा है। ओके, सेकंड देखो, इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट hexagonal plane forms layer structure by arranging the plane one above the other, ठीक है।
यहाँ पे हमारे पास क्या होता है बेटा, अगर ग्रेफाइट का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो मैंने आपको इसलिए पहले ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बनवाया था कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखो, अगर ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में आप देखते हो तो वहां पे क्या हो रहा है, हेक्सागोनल रिंग बन रही है बहुत सारी, ठीक है। तो हेक्सागोनल रिंग बन रही है, इसका मीनिंग एक हेक्सागोनल हमारे पास क्या हो रहा है, प्लेन फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है, जो कि एक लेयर की फॉर्म में है, ठीक है। मैंने आपको बताया था अपर लेयर, फिर नीचे लेयर है, 2 लेयर मैंने आपको शो करके बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास लेयर की फॉर्म में अरेंज हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे थर्ड क्या है, one layer can slip over the other layer due to the more distance and weak bond between them, ठीक है। अगर देखा जाए तो हमारे पास जो अपर लेयर थी यहाँ पे थी, सेकंड लेयर कहाँ पे थी, यहाँ पे थी, ठीक है। ये जो अपर लेयर थी यहाँ पे थी, ये सेकंड लेयर यहाँ पे है, और इनके बीच में मैंने आपको कहा था कि जो बॉन्ड डिस्टेंस थी वो समथिंग इतनी थी, ओके, बहुत ज्यादा हाई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों कार्बन एटम के बीच में क्या होगा, वीक बॉन्ड होगा, और डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, जिसकी वजह से एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर क्या कर जाएगी बेटा, स्लिप करेगी। और स्लिप करने के पीछे वजह क्या है कि उनके बीच में बॉन्ड एंगल जो है वो वीक है और डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, जिसकी वजह से एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लिप कर सकती है, ओके। थर्ड हो गया। फोर्थ देखो, ग्रेफाइट इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट क्या होता है, मैंने आपको पीछे बताया था, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री में होते हैं। और आपको पता है जब भी इलेक्ट्रॉन हमारे पास किसी भी स्ट्रक्चर के अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या हो, फ्री हो, तो उसके अंदर क्या होता है, वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो वो आगे पीछे मूव करेंगे, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट पास आउट हो सकता है, ओके। तो इसलिए ग्रेफाइट क्या होता है बेटा, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। डायमंड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए वो बैड कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। इसके पीछे ये रीजन था। फिफ्थ देखो हमारे पास, ग्रेफाइट इज ए सॉफ्ट। ग्रेफाइट बिल्कुल सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है, और एक स्लिपरी मटेरियल होता है। स्लिपरी मटेरियल के बारे में हमने इसके अंदर चर्चा की है अभी, ठीक है। तो ये सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है और स्लिपरी मटेरियल होता है, ठीक है, और ये ब्लैक कलर का होता है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इट इज ए शाइनी सब्सटेंस। जो ग्रेफाइट होता है वो क्या है, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स है, जिसकी वजह से वो क्या है, उसका एक स्ट्रक्चर होगा, जिसकी वजह से वो क्या होता है बेटा, एक शाइनी उसका सरफेस होता है, ओके। तो इसको क्या कहेंगे हम, ये एक शाइनी सब्सटेंस है, कौन, ग्रेफाइट। नेक्स्ट देखो हमारे पास बेटा, यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के हमारे पास यूजेस क्या होंगे। सबसे पहला यूज है ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट यूज होता है पेंसिल के अंदर, ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। फिर सेकंड क्या है हमारे पास, इट इज यूज एज ए लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या होता है, छोटी क्लासों के अंदर आपने डिस्कस किया होगा, व्हाट इज ए लुब्रिकेंट, जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, दैट इज नोन एज ए लुब्रिकेंट, ठीक है। जैसे बाइसाइकिल होती है तो उसके अंदर जो हमारे पास घुमाने वाला होता है, जिसको बेरिंग बोलते हैं, तो बेरिंग के अंदर हम क्या डालते हैं, ग्रीस डालते हैं या ऑयल डालते हैं कि वो स्मूथली से चलने लग जाए, ठीक है। तो वो एज ए लुब्रिकेंट का काम करता है। तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे ग्रेफाइट क्या है, लुब्रिकेंट का काम करता है। मशीनों के अंदर वो डाला जाता है, जिसकी वजह से मशीनें जो है स्मूथली चलती हैं, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या होता है, इट इज यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रोड्स। इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रोड्स को बनाने के लिए। जैसे आपके पास कोई सेल है, तो आपने जब सेल यूज हो चुका है उसको निकाल के देखना, उसके अंदर एक पतली सी रोड होती है, इसको बोलते हैं कार्बन रोड, ठीक है। यूज किए हुए सेल को आप निकाल के देखना बेटा, उसके अंदर पतली सी रोड होती है, वो किससे मिलकर बनती है, कार्बन रोड होती है, ठीक है, या वो ग्रेफाइट की रोड होती है, ठीक है, जिससे हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं। तो ये होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोड्स। नेक्स्ट देखो हमारे पास, इट इज यूज टू पॉलिश ऑन आयरन ऑब्जेक्ट। इसका यूज किया जाता है आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉलिश करने के लिए, ठीक है। कैसे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो मेथड होता है उसके द्वारा आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉलिश की जाती है ग्रेफाइट के द्वारा, ठीक है। फिफ्थ क्या है, इट इज यूज एज ए मॉड्यूरेटर इन दी न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। आपको पता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हम क्या बनाते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल बनाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या बनाते हैं हम, न्यूक्लियर फ्यूल बनाते हैं। अब ये जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है वो कहाँ से बनता है, आपने सुना होगा यूरेनियम,
यूरेनियम जो मेटल होता है हमारे पास, उससे क्या बनता है, हमारे पास फ्यूल बनता है। अब कुछ जो यूरेनियम मेटल है हमारे पास, वो क्या होता है बेटा, वो अच्छे से न्यूक्लियर फ्यूल नहीं बना पाता, ठीक है। तो जो यूरेनियम हमारे पास अच्छे से न्यूक्लियर फ्यूल नहीं बना पाता, उसको ग्रेफाइट क्या करता है, मॉड्यूलेट करके उससे भी उस यूरेनियम से भी क्या करता है, न्यूक्लियर फ्यूल पैदा करता है, इसलिए उसको एज ए मॉड्यूलेटर काम करवाया जाता है, ठीक है। तो ये यूरेनियम को मॉड्यूलेट करता है। जो यूरेनियम से न्यूक्लियर फ्यूल नहीं बनाया जा सकता, वो उसके अंदर ऐसा काम करता है कि जिसकी वजह से वो यूरेनियम भी फ्यूल बनाने लग जाता है। कौन सा, न्यूक्लियर फ्यूल। तो एज ए मॉड्यूलेटर काम करता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। तो ये हमारे पास थे यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। नेक्स्ट जो हमारे पास बेटा क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स है, उसका नाम क्या है, फुलरिन, ठीक है। तो फुलरिन के बारे में पढ़ते हैं कि फुलरिन हमारे पास क्या है, ठीक है। तो फुलरिन आपको पता है कि क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स है, ठीक है। जैसे डायमंड के बारे में पढ़ा था, ग्रेफाइट के बारे में पढ़ा था, ठीक है, ऐसे ही हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका पहले आपने इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। इस तरह का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, पहले सुनो ध्यान से। इस तरह का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है, सबसे पहले आपने ये देखो, पहले आपने क्या करना है, एक पेंटागन ड्रॉ कर लेना है ऐसे, ठीक है। आपको सभी को पता होगा पेंटागन क्या होता है। ये शेप हमारे पास क्या होती है, पेंटागन शेप होती है, ओके। अब इसके पेंटागन शेप बन गई। अब इसी के ऊपर हमने क्या बनानी है बेटा, पेंटागन शेप के ऊपर हेक्सागोनल शेप बनानी है सब जगह। तो यहाँ पे भी ड्रॉ कर दो आप, कौन सी शेप, हेक्सागोनल शेप। तो देखो यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, हेक्सागोनल शेप। ये देखो, ये सिर्फ एक ही पेंटागोनल शेप बनानी है, ये पेंटागोनल शेप है। इसके ऊपर मैंने क्या करनी है, सिर्फ हेक्सागोनल शेप बनानी है। ये देखो हेक्सागोनल शेप बन गई, ठीक है। अब इसके साथ यहाँ पे भी हमने वही चीज करनी है जैसा वहां पे किया था, ठीक है। तो सेम टाइप की हमें यहाँ पे भी क्या करनी है बेटा, हेक्सागोनल शेप ही बनानी है। तो देखो यहाँ पे हेक्सागोनल शेप बनाओ, सेम ही, ठीक है, इस तरह की। फिर यहाँ पे भी वही सेम करना है, हेक्सागोनल ही हमें क्या करनी है, शेप बनानी है, ओके। तो यहाँ पे भी बना दो उस तरह की, ओके। तो यहाँ पे भी बना दो, ठीक है। ये देखो, ये लो, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। इधर भी ऐसे ही हेक्सागोनल, ये देखो हेक्सागोनल शेप है ये भी। और इस तरफ भी हमने क्या करना है, हेक्सागोनल शेप ही हमने क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। तो इस तरफ भी आप क्या कर दो, हेक्सागोनल शेप ही इस तरह से ड्रॉ कर दो। इस तरफ भी आपको क्या करना है, हेक्सागोनल ऐसे शेप बनानी है, ठीक है। तो हेक्सागोनल शेप इस तरह भी बना दो। तो बीच में सिर्फ आपने क्या करना है, पेंटागन शेप बनानी है। ये भी क्या बनानी है, हेक्सागोनल शेप। ये भी हेक्सागोनल, ये भी हेक्सागोनल शेप। ये भी क्या बनानी है, हेक्सागोनल शेप। और ये भी आपने क्या करनी है, हेक्सागोनल शेप बना लेनी है। तो इस तरह से आपने हेक्सागोनल शेप बनानी है। और आपको पता है हेक्सागोनल शेप क्या, कौन सी होती है, ये वाली, ठीक है, इसको हेक्सागोनल शेप बोलते हैं। और पेंटागोनल कौन सी होती है, ये वाली, इसको बोलते हैं पेंटागोनल शेप। तो बीच में पेंटागोनल शेप है, यहाँ पे हेक्सागोनल है, यहाँ पे भी हेक्सागोनल है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम ये स्ट्रक्चर है। बीच में पेंटागन है और बाहर में क्या है, हेक्सागोनल है, ओके। अब आपको पता लग गया। अब इस शेप के बारे में तो आपको पता लग गया। अब देखो ये जो शेप मैंने बनाई है, अब इसके साथ क्या करना है, बाहर हमने क्या बनाया था, हेक्सागोनल शेप बनाई थी। अब उसके साथ हमने क्या करना है बेटा, बाहर हमने पेंटागोनल शेप बनानी है। तो पेंटागोनल शेप की जैसा स्ट्रक्चर बनाना है, ऐसे ऐसे छोड़ देना है। ये देखो, ये देखो, और ये ऊपर भी थोड़ा सा छोड़ दो, ओके। अब क्या करना है, इसको सिर्फ ऐसे ड्रॉ करना है, बस। तो आपका क्या हो गया बेटा, ये जो स्ट्रक्चर था फुलरिन का, वो आपके सामने बन गया। तो बिल्कुल सिंपल था, फुलरिन का स्ट्रक्चर आपके सामने बन गया। जो बुक वाला स्ट्रक्चर है वो आपने ड्रॉ नहीं करना, ओके। बुक वाला जो स्ट्रक्चर दे रखा है वो ड्रॉ नहीं करना। कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है, ये सिंपल सा स्ट्रक्चर आपको बनाना है, जो मैं आपके सामने आपको बना के दे दिया है मैंने, ओके ओके। तो ये जो सिंपल स्ट्रक्चर है आपने यही ड्रॉ करना है। तो ये फुटबॉल के जैसा ही आपको दिखाई देता है, ठीक है, ये फुटबॉल के जैसा है। फुटबॉल में भी ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं ना हमारे पास,
देखा होगा आपने फुटबॉल के अंदर। तो ये फुटबॉल के शेप के जैसा स्ट्रक्चर इसका दिखाई देता है, किसका? फुलरिन का। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डन करेंगे, ठीक है, फुलरिन की। तो फुलरिन की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सुनो ध्यान से। द स्ट्रक्चर ऑफ द फुलरिन इज लाइक ए फुटबॉल। मैंने आपको अभी बताया था कि जो फुलरिन का स्ट्रक्चर है वो हमें किसके तरह दिखाई देता है बेटा? फुटबॉल के जैसा दिखाई देता है। सेकंड देखो, हमारे पास जो फुलरिन नाम है वो कहाँ से लिया गया बेटा? तो हमारे पास एक फेमस आर्किटेक्ट था, ठीक है, किसके अंदर? अमेरिका के अंदर। सुनो, यूएसए के अंदर हमारे पास एक फेमस आर्किटेक्ट था जिसका नाम क्या था? बिकमिंस्टर फुलर, ठीक है। क्या नाम था? बिकमिंस्टर फुलर। और इनके नाम पे हमारे पास क्या पड़ा है? फुलरिन का नाम पड़ा है, क्योंकि इनके ऑनर में, इनके रिस्पेक्ट में इस स्ट्रक्चर का क्या नाम रखा है बेटा? फुलरिन रखा है। ओके, नेक्स्ट देखो, हमारे पास ये तो था नेमिंग के बारे में। थर्ड हमारे पास क्या है? जो मॉलिक्यूल होते हैं फुलरिन के, उसके अंदर कम से कम कार्बन कितने कंटेन होते हैं? 60 से लेकर 70 कार्बन कंटेन होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास ड्रॉ हो रहा है, इसके अंदर कम से कम कार्बन कितने होते हैं? 60 से लेकर 70 के बीच में क्या होते हैं बेटा? कार्बन अटैच होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, फिफ्थ क्या है? C60 इज मोस्ट स्टेबल फुलरिन, ठीक है। C60 जो होता है, अगर C60 की बात करें, अगर मान लो कि ये हमारे पास दो है, C60 और C70, तो इसमें से पूछा जाए आपसे कि कौन ज्यादा मोस्ट स्टेबल होता है, तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास C60 बहुत ही ज्यादा मोस्ट स्टेबल होता है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए हमारे पास मोस्ट स्टेबल के बाद आ गया नेक्स्ट लाइन क्या है कि इस फुलरिन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बेटा? बकमिंस्टर फुलरिन भी बोलते हैं, ठीक है। बकमिंस्टर फुलरिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आर्किटेक्ट के नाम पे ही इसका नाम रखा गया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बकमिंस्टर फुलरिन भी बोल देते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को फुलरिन की बजाय बकमिंस्टर फुलरिन भी बोला जाता है। ओके, तो ये दो नाम याद रख लेने आपने, ठीक है। और क्या है उसके बाद देखा जाए तो ये फिफ्थ लाइन है हमारे पास। फिफ्थ लाइन क्या है? देयर आर 32 पॉलीगन्स इन दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। पॉलीगन्स क्या होते हैं? जिनकी जो शेप होती है आपको पता है क्या होनी चाहिए? 5 या 5 से अबव होनी चाहिए। तो इसके अंदर कितने पॉलीगन है? 32 पॉलीगन्स हैं, ठीक है। 32 पॉलीगन है कार्बन 60 के अंदर। अगर इसके अंदर देखा जाए तो हेक्सागोनल हमारे पास है कितने? हेक्सागोनल हमारे पास क्या है? 20 है। और हमारे पास पेंटागन कितने हैं? 12 हैं, ठीक है। पेंटागन 12 हो गए और हेक्सागोनल हमारे पास 20 है। दोनों को मिलाओ तो 20 + 12 32। तो 32 हमारे पास इसके अंदर पॉलीगन प्रेजेंट है। और ये हमारे पास क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं बेटा? बक्की बॉल भी बोल देते हैं, इसको बक्की बॉल भी बोल देते हैं। नेक्स्ट देखो हमारे पास इसको क्या बोला जाता है बेटा? बक्की बॉल भी बोला जाता है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सिक्स्थ है C60 इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो C60 हमारे पास क्या है? फुलरिन है, ठीक है। तो फुलरिन क्या होता है? नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो ये नॉन कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट देखो, कार्बन कार्बन के बीच में जो हमारे पास बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है, उन बॉन्ड एंगल के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो कितनी आएगी बेटा? इसके अंदर 140 एनास्ट्रॉन्ग। तो अब हमने डिस्टेंस जो लिए एनास्ट्रॉन्ग के अंदर लिए, तो वो कितनी है? 140 एनास्ट्रॉन्ग। कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड एंगल की जो डिस्टेंस है वो इतनी है। लास्ट देखो इसके अंदर, फुलरिन इज डम शेप्ड। फुलरिन जो होता है हमारे पास वो किस शेप का होता है बेटा? डम शेप का, गुबंद शेप का, ठीक है। गुबंद देखा होगा आपने, तो गुबंद भी इसकी तरह दिखाई देता है। तो ये क्या होता है? हमारे पास डम शेप का होता है। तो ये हमारे पास थी बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फुलरिन। नेक्स्ट देखो हमारे पास बेटा यूजेस ऑफ फुलरिन। फुलरिन के यूज देखने हमने, तो 1 बाय 1 देखो फुलरिन के यूज। सबसे पहले है इसका यूज किया जाता है प्योरिफिकेशन ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को प्योर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सेकंड क्या है? मोलिकुलर बीरिंग, ठीक है। इसका यूज़ किया जाता है मोलिकुलर को बीरिंग करने के लिए, मतलब जैसे मान लो कि मोलिकुलर को आपस में ऐसे अटैच करने के लिए, बियर करने के लिए, आपस में अटैचिंग के लिए हमारे पास इसका यूज़ किया जाता है फुलरिन का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन टेक्निकली ड्यू टू सुपर कंडक्टिविटी एट हाई टेम्परेचर। ये एक इम्पोर्टेंट एलोट्रोप्स है बेटा कार्बन का, जिसका टेक्निकली यूज़ किया जाता है सुपर कंडक्टिविटी एट हाई टेम्परेचर। मतलब ये हाई टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी हो जाता है, सुपर
कंडक्टर बन जाता है, ठीक है। और सुपर कंडक्टर क्या होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो हाई टेम्परेचर पे ये सुपर कंडक्टिविटी शो करता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। ओके, तो सभी के बारे में मैंने आपको 1 बाय 1 बता दिया है, यूजेस ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। देख लेना है इसको एक बार। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा, जो डेली लाइफ के अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ करते हैं उनके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड हम डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं, उसमें से सबसे पहला हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या उसको बोलते हैं CFC, या उसका अदर नेम होता है फ्रियोन्स, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में आपने सुना होगा, अपनी जो रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज होती है, उसके अंदर जो गैस डलती है वो कौन सी होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। AC जो होते थे पुराने वाले, उसके अंदर जो गैस डलती थी वो कौन सी होती थी बेटा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का आजकल पाबंदी क्यों है, इसके ऊपर रोक क्यों है, इसको रेफ्रिजरेटर या हम जो AC है उसके अंदर नहीं डालते, इसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि जो हमारी ओजोन लेयर है, मैंने आपको बताया था, जो हमारी ओजोन लेयर है वो इसके कारण ही क्या हो रही है बेटा, डिप्लीटेड हो रही है, ख़त्म हो रही है, उसके अंदर होल आ रहे हैं। ओके, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये होता है फ्रियोन्स, इसका नाम होता है, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CFC। ओके, अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनती कैसे है, सुनो ध्यान से। जब हमारे पास क्लोरीन और फ्लोरीन, ठीक है, आपस में कॉम्बिनेशन में हो, किसके साथ, कार्बन एटम के साथ, तो हमारे पास ये कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरीन प्लस फ्लोरीन प्लस कार्बन एटम अटैच हो गए साथ में, तो क्या बनेगा कंपाउंड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या जिसका नाम क्या है, फ्रियोन्स। ओके, ये तो आ गया हमारे पास फ्रियोन्स के बारे में क्या होते हैं। अब इनकी प्रिपरेशन कैसे होती है, इनको तैयार कैसे करते हैं, इनको बनाया कैसे जाता है, तो देखो हमारे पास इनको बनाने के लिए क्या होता है, सुनो ध्यान से। ये हमारे पास क्या होता है बेटा, ये मैंने आपको बताया था कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये क्या होता है हमारे पास, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ठीक है। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, CCl4 प्लस ये क्या होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है। ओके, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है हमारे पास। इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाया, किसकी प्रेजेंस में, SbCl5 की प्रेजेंस में। SbCl5 क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, एंटीमोनी पेंटाक्लोराइड, याद रख लेना, इसलिए मैंने उसको ऊपर लिख दिया, फिर आप पूछो कि इसका नाम क्या था। तो इन दोनों को हमने रिएक्ट करवाया किसकी प्रेजेंस में, SbCl5 की प्रेजेंस में, और SbCl5 का नाम क्या है, एंटीमोनी पेंटाक्लोराइड। अब जब इनको रिएक्ट करवाया तो हमारे पास क्या हो गया, इसके अंदर देखना, इसमें से एक Cl इसके साथ अटैच हो गया, एक Cl इसके साथ अटैच हो जाएगा H के साथ, और F किसके साथ जाके लग जाएगा, इसके साथ। तो यही हो रहा है, CCl3, एक Cl कम हो गया, H के साथ जाके मिल गया, और F जो था Cl के साथ जाके अटैच हो गया। तो क्या बन गया बेटा, ये कंपाउंड तैयार हो गया हमारे पास, और बाहर हमने क्या निकाल दिया, HCl। तो ये जो कंपाउंड तैयार हुआ है हमारे पास, ये क्या होता है बेटा, इसका नाम क्या होता है, फ्रियोन। फ्रियोन कौन सा, 11। अब फ्रियोन 11 क्यों बोला है इसको, क्योंकि ये टाइप होता है CFC का। तो हम CFC को क्या बोलते हैं, फ्रियोन बोलते हैं। फ्रियोन के अलग अलग टाइप होते हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये फ्रियोन 11 यहाँ से हमने क्या कर लिया बेटा, ऑब्टेन कर लिया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, सुनो ध्यान से, नोमेनक्लेचर ऑफ फ्रियोन, ठीक है। फ्रियोन का नोमेनक्लेचर करना है, नोमेनक्लेचर आप समझते हो, नेमिंग करनी है, ठीक है। तो इनके जो फ्रियोन के ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो उसके मोलिकुलर जो फॉर्मूला है उसी को देख के उसकी नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सुनो ध्यान से, नोमेनक्लेचर ऑफ फ्रियोन, ठीक है। जब भी नेमिंग करनी है हमने फ्रियोन की, ठीक है, फ्रियोन के टाइप्स की, तो हम किसके बेस पे करेंगे कि हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूले के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हैं, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, और कितने नंबर ऑफ हमारे पास क्या है, फ्लोरीन प्रेजेंट है किसी भी मोलिकुलर फॉर्मूले के अंदर, किसके, फ्रियोन के। उसके अकॉर्डिंग हम उसकी क्या करेंगे बेटा, नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो आपने सिर्फ इतना याद रख लेना है कि किसी भी मोलिकुलर फॉर्मूले के अंदर, फ्रियोन के किसी भी मोलिकुलर फॉर्मूले के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन और कितने नंबर ऑफ फ्लोरीन प्रेजेंट हैं, उसके बेस पे इसकी नेमिंग करेंगे। तो सपोज कर लो फ्रियोन के अंदर X मैंने किसको माना है, कार्बन को, Y किसको माना है, हाइड्रोजन को, और Z मैंने किसको माना है, फ्लोरीन को, ठीक है। तीनों का हो गया, कार्बन X, हाइड्रोजन Y और फ्लोरीन Z। अब देखो
एक्स जो मैंने माना था, एक्स क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन दी फ्रियोन मोलिक्यूल, ठीक है, कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हैं फ्रियोन मोलिक्यूल के अंदर, वो हमारे पास क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है, यही बताया था मैंने। तो कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हैं फ्रियोन मोलिक्यूल के अंदर, वो हमारे पास क्या होगा बेटा, एक्स होगा। और एक्स की वैल्यू जब भी मोलिकुलर फॉर्मूले के अंदर निकालनी है तो उसमें क्या करना है, कार्बन, अगर मान लो कि मोलिकुलर फॉर्मूले के अंदर कार्बन 1 दे रखा है, तो कार्बन जो 1 दे रखा है उससे वैल्यू 1 कम कर देनी है। जैसे कार्बन मान लो 1 दे रखा है तो सी में से 1 वैल्यू घटा देनी है, ठीक है, सी की 1 वैल्यू कम कर देनी है। जैसे मान लो कि कार्बन हमारे पास 1 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, कार्बन मान लो कि 1 है तो कार्बन की वैल्यू 1 - 1 तो क्या आएगी, 0। अगर कार्बन की वैल्यू मान लो कि कितनी है, कार्बन की वैल्यू किसी फॉर्मूले में 2 है तो 2 - 1 तो कार्बन की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ठीक है, तो ऐसे लिखनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट देखो वाई किसका सिंबल है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन दी फ्रियोन मोलिक्यूल, कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो हैं वो प्रेजेंट हैं फ्रियोन मोलिक्यूल के अंदर, वो हमारे पास क्या है, वाई को शो करता है। और वाई की वैल्यू हमेशा आपने कैसे लिखनी है, H+1 लिखनी है। H+ मीन्स 1 मीन्स हाइड्रोजन एटम कितने प्रेजेंट हैं उससे एक ज़्यादा जोड़ के ऐड करके एक वैल्यू लिखनी है। जैसे मान लो कि किसी भी मोलिकुलर फॉर्मूले के अंदर अगर मान लो कि हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, सपोज कर लो हाइड्रोजन 1 दे रखा है, 1 दे रखा है, मतलब 1 H दे रखा है ऐसे, ठीक है, तो हाइड्रोजन 1 दे रखा है तो उसके साथ एक और अटैच करके उसकी वैल्यू 2 लिख देंगे हम, ओके, तो 1 + 1 2, मतलब इसमें से C-1 करना है, मतलब एक वैल्यू घटा के लिखनी है और इसमें से एक वैल्यू बढ़ा के लिखनी है, ओके। नेक्स्ट देखो Z का सिंबल क्या होता था, नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम प्रेजेंट इन दी फ्रियोन्स, कितने नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम हमारे पास प्रेजेंट हैं फ्रियोन मोलिक्यूल के अंदर, वो हमारे पास क्या है, Z है। Z के अंदर कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है, Z जितना था वो सेम लिखना है। सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, इसमें से कार्बन अगर 1 है तो -1 कर देना है, अगर हाइड्रोजन हमारे पास दे रखा है तो H+1 करना है। तो यहाँ पे सिखाता हूँ कैसे -1 और +1 किया है, ठीक है। जैसे मोलिकुलर फॉर्मूला दे रखा है, सबसे पहला मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, CFCl3, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या दे रखा है, CFCl3। तो यहाँ पे देखो C कितना दे रखा है, 1, C कितना है, 1 ही है, C एटम 1 ही है, कार्बन एटम 1 ही है, तो कार्बन एटम 1 ही है तो कार्बन एटम की यहाँ पे वैल्यू क्या रखोगे, 1 - 1, पहले तो क्या आ गया, 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी, पता लग गया। अब नेक्स्ट देखो, और देखो y की वैल्यू यहाँ पे है, हाइड्रोजन है यहाँ पे, नहीं है, हाइड्रोजन तो है ही नहीं है यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर है ही नहीं है। तो हाइड्रोजन अगर यहाँ पे है ही नहीं है बेटा, तो हाइड्रोजन की वैल्यू क्या रख दी यहाँ पे, 0, 0 + 1 तो कितना आ गया, 1, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 1 आएगी, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट देखो Z हमारे पास क्या था, फ्लोरीन, फ्लोरीन कितना है, F 1 ही है तो उसकी वैल्यू सेम ही रखनी है, 1, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, Z की वैल्यू 1। तो नेम ऑफ फ्रियोन, फ्रियोन की अब नेमिंग देंगे तो फ्रियोन क्या बन जाएगा, जोड़ो दोनों को तो क्या बन गया, 1 1, तो फ्रियोन 1 1 नेमिंग होगी, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट देखो CF2Cl2, CF2Cl2 में क्या होगा, C अगर हमारे पास क्या है, 1 है तो यहाँ पे C1 है तो 1 - 1, x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। F2 कितना है, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं है तो हाइड्रोजन की वैल्यू हमेशा यहाँ पे 1 रहेगी, क्योंकि 0 + 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर देखो फ्लोरीन की वैल्यू क्या है, 2 है तो 2 की 2 ऐसे अटैच कर देनी है। अब इन दोनों को आपस में मिलाओ, क्योंकि x की वैल्यू तो 0 है तो 1 और 2, तो यहाँ पर क्या आ गया, फ्रियोन 1 2, सिंपल। नेक्स्ट देखो C2F2Cl4, ठीक है, तो यहाँ पे देखो C की वैल्यू कितनी है, 2 है तो यहाँ पे चेंज आ गया। अब देखो C की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू क्या होगी, C की वैल्यू 2 है, C की वैल्यू यहाँ पे 2 भर दो, 2 - 1 तो x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1 होगी, पता लग गया। अब C की वैल्यू 2 थी तो 2 - 1 कर दिया तो 1 आ गया, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। फिर हाइड्रोजन है नहीं है तो वही 0 + 1 कर देना है तो 1 आ जाएगा। फिर
F2 कितना, F कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा दिया। अब तीनों का ऐड करना पड़ेगा 1 1 1, तो क्या आ गया फ्रीऑन 1 1 2, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट देखो C2F3Cl3, ओके C2 है तो X की वैल्यू क्या आएगी, वही 1 आएगी, 2 - 1 1, H है ही नहीं है, 0 + 1 1, C देखो F कितना है 3 है, तो F कितना है हमारे पास 3 है, तो इसकी वैल्यू ऐड कर दो 1 2 3, तो क्या आ गया फ्रीऑन 1 1 3। यहाँ पे Cl की वैल्यू नहीं देखनी बस, ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ X, Y और Z की वैल्यू देखनी थी। X के अंदर कार्बन था, Y के अंदर हाइड्रोजन था और Z के अंदर फ्लोरीन था, तो Cl की वैल्यू यहाँ पे नहीं, कुछ भी मायने नहीं रखती यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ हमने इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हमने नोमेनक्लेचर कर दिया फ्रीऑन का। तो फ्रीऑन की नेमिंग कैसे आ गई, ये फ्रीऑन 11, फ्रीऑन 1 2, फ्रीऑन 1 1 2, फ्रीऑन 1 1 3। बेसिकली अब इसके हमने यूज़ बताने हैं, तो 2 यूज़ हैं हमारे पास बुक के अंदर दे रखे, वही यूज़ आपने करने हैं। सबसे पहला यूज़ है यूज़ इन दी फॉर्म ऑफ नॉन रिएक्शन सॉल्वेंट, ठीक है, नो रिएक्टिंग सॉल्वेंट की फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है हमारे पास फ्रीऑन्स का। दूसरा यूज़ क्या है इसका बेटा, इसका यूज़ किया जाता है एज ए कूलेंट। कूलेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया था, रेफ्रिजरेटर के अंदर इसका यूज़ होता है, एयर कंडीशनर के अंदर इसका यूज़ होता है, और कोल्ड स्टोरेज जहाँ पे किसी चीज़ को ठंडा करना होता है वहाँ पे इसका यूज़ होता है। तो एज ए कूलेंट किसी चीज़ को ठंडा करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के अंदर ठंडक कैसे आएगी, उसके अंदर फ्रीऑन्स भरा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो कूलेंट का काम करता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास यूजेस ऑफ फ्रीऑन्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।